खबरों का सारथी। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में ब्लैक डे मनाएगा। किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली कूच पर आज फैसला लेंगे किसान। शंभू बॉर्डर पर नेताओं की मीटिंग। संयुक्त किसान मोर्चा ब्लैक डे मनाएगा। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे 13,202 करोड़ की सौगात। सिंगरा स्टेडियम, अमूल प्लांट समेत हाईवे को दिखाएंगे हरी झंडी। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का यूपी दौरा। आज लोकसभा की 5 सीटों को लेकर करेंगे बैठक। प्रबुद्ध लोगों से करेंगे संवाद। हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई। बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति भी नहीं मिली। लैंडस्केप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर करवट लेगा मौसम। हरियाणा और पंजाब में देखेगा सबसे ज्यादा असर। 26 से 28 फरवरी के बीच पहाड़ों पर होगी बर्फबारी और बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है देश की बात का। देश की बात में हम बात करेंगे अन्नदाता का ब्लैक डे। दिल्ली में अन्नदाता आज ब्लैक डे मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में आज ब्लैक डे मनाएगा। किसान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 14 मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन भी करेंगे किसान। चौदह मार्च को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करेंगे किसान। दिल्ली में अन्नदाता आज ब्लैक डे मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में मनाएगा ब्लैक डे। किसान 26 फरवरी को निकालेंगे ट्रैक्टर। कई दिनों से चल रहा है उनका धरना प्रदर्शन। 2 दिन के लिए प्रदर्शन को रोका गया था, जिसके बाद आज अन्नदाता फिर से ब्लैक डे मनाएंगे। किसान आज दिल्ली में ब्लैक डे मनाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा। प्रवेश, आज किसानों का ब्लैक डे मनाने का फैसला है और किन कारणों से वो ब्लैक डे मना रहे हैं, क्या स्थिति है वहां की? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पंजाब हरियाणा के किसान विशेष तौर पर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो दिल्ली कूच करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से वहीं पर जमे हुए हैं। लगातार पुलिस की और किसानों की झड़प हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि समाधान निकल नहीं रहा है। और इसी झड़प के में एक किसान की मौत हो गई। शुभकरण नाम के व्यक्ति की मौत हुई है। जो किसान था उसको लेकर जो है अब किसानों ने अपनी मांगों में 2 मांगे और ऐड कर दी है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का कहना है कि शुभकरण जिसकी मौत हुई है एक हादसा नहीं है, उसको एक शहीद का दर्जा देना होगा सरकार को। और दूसरी बात, वो हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस पर चाहते हैं कि इस मौत के खिलाफ FIR दर्ज हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके खिलाफ आज पूरा जो है काला डे, मतलब काला दिन मनाने की बात करी किसानों ने कि आज जो है विशेष रूप से जो शुभकरण की मृत्यु हुई है उसको लेकर किसान एक काला डे मनाएंगे। उसमें कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करेंगे, कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं करेंगे, सिर्फ एक जगह एकत्रित होकर विशेष रूप से जो है काला डे मनाने की बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का जो हुजूम है, या बात करें अलग अलग जो संस्थाएं हैं, वो सब एकजुट होती नजर आ रही है। और किसानों के 26 फरवरी को साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो हाईवेज है उनको जाम किया जाएगा, वहां पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे और पूरी तरीके से अब सरकार पर दबाव बनाने की जो रणनीति है उसको और पुरजोर देते हुए दिखाई देंगे। जी प्रवेश, सरकार की तरफ से कई बैठकें की गई, लगातार 5 बैठकें सरकार की तरफ से किसानों के साथ की गई हैं और तमाम जो फसलों के दामों की MSP है उनको भी बढ़ाया गया। बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या कारण है जो किसान मानने को तैयार नहीं है?
देखिए, लगभग 5 वार्ता सरकार और किसानों की बीच हो चुकी है, लेकिन समाधान की बात करें तो समाधान निकल नहीं रहा है। किसानों का जो कहना है वो विशेष रूप से ये है कि उनको किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं चाहिए, और दूसरी बड़ी बात है कि सरकार ने उनकी मांगे मानी जरूर है, लेकिन वो 5 फसलों को लेकर जो है सरकार 5 साल का ट्रायल के रूप में चाहती है एमएसपी लागू करके। लेकिन किसानों का कहना है कि केवल 5 फसलों पर एमएसपी से काम नहीं चलेगा, लगभग 22 फसलों पर उनको एमएसपी चाहिए, और उसमें कोई किसी प्रकार का कोई आश्वासन या दिखावा नहीं चाहिए। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को इसमें हस्तक्षेप कर तुरंत सदन बुलाकर ये कानून पास करने की रणनीति को पूरा करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे, बने रहिए आप। दिल्ली में आज जो किसान मनाएंगे ब्लैक डे, और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद ब्यूरो चीफ। विनोद जी, जिस तरह से आज किसान ब्लैक डे मना रहे हैं, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ वहां का माहौल है? देखिए सोनू, जिस हिसाब से किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 7 से 8 दिन से जो आंदोलन लगातार चल रहा है, उसको देखते हुए एक पीछे जब झड़प हो रही है, चाहे खनौरी बॉर्डर पे हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर पे हो, तो खनौरी बॉर्डर पे एक किसान की जो कहते हैं वो एक मौत हो चुकी है शुभकर्ण की। उसको लेकर आज पूरे अकेले दिल्ली में नहीं, हरियाणा, पंजाब और अलग अलग राज्यों में जो है काला दिवस मनाने की जो है किसानों ने कल आह्वान किया था, और आज आह्वान का उसके लिए आज वो सड़कों पे उतरेंगे। और साथ के साथ जो है गृह मंत्री, हरियाणा की सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री का जो है पुतला भी दहन करेंगे। तो कहीं ना कहीं माहौल भी, कहीं ना स्थिति जो खराब है, किसान भड़के हुए, खासकर नौजवान जो है पंजाब के, वो भड़के हुए कि विनोद जी, कहे किसान कहीं इस ब्लैक डे के आड़ में कोई रणनीति तो नहीं तैयार कर रहे हैं कि किसान सरकार को घेरने के लिए? तो ये खनौरी बॉर्डर, वहां पे जो हालात जो है बहुत ही गंभीर बने हुए थे। और आज हाँ, 2 दिन से शांति जरूर है। कल जो 26 संगठनों ने चंडीगढ़ के अंदर एक मीटिंग की थी, उसमें क्या आह्वान किया था, हाँ काला दिवस मनाएंगे, और 26 तारीख को जो है ट्रैक्टर मार्च करेंगे, उसके बाद 14 मार्च को भी और ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मतलब कई तरह के जो है अलग अलग तरह के आंदोलन जो है हर तारीख के दौरान किसान संगठन मिलकर करेंगे, चाहे वो एसकेएम हो, चाहे अन्य संगठन हो। जी प्रवेश, जिस तरह से किसान आज ब्लैक डे मना रहे हैं और देखा जा रहा है कि बहुत शांतिपूर्वक मना रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई रणनीति है सरकार के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रणनीति है। प्रवेश, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि किसानों की एक रणनीति है, सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि किसानों का मानना ये है कि कहीं ना कहीं अगर उनको दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है तो ये भी एक सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों तरफ से अब टकराव दिखता जो है बढ़ता चला जा रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार बार बार बैठकें कर रही है, बार बार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों की जो जिद है, या सीधे तौर पर कहें कि उनकी जो मांग है, वो सीधे तौर पर एमएसपी को लेकर है कि उनको 22 फसलों पर एमएसपी के लिए तुरंत जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए, पहल करनी चाहिए, और सरकार से चाहते हैं कि वो इस एमएसपी को लागू कर दे, क्योंकि केवल आश्वासन दिया तो आश्वासन तो पहले भी मिलते रहे, और लगातार इस तरीके के आश्वासन किसानों ने जो पिछले धरने भी किए थे, समाप्त किए थे प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर, वो भी आश्वासन पे किए थे। वो इस बार वो ऐसी गलती है, ये कहें कि इस बार घटना को दोबारा दोहराना नहीं चाहते, और यही वजह कि लगातार वो एमएसपी को लेकर डटे हुए। और अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज काला दिवस जो मना रहे हैं उसमें विशेष रूप से शांतिपूर्ण की अपील जरूर की गई है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपील शुरुआत से की है। दोनों तरफ से, सरकार हो चाहे किसान हो, दोनों तरफ से जो है शांति की अपील की बात सामने आ रही है, लेकिन हर बार हमने देखा है कि पुलिस और किसानों के बीच झड़प लगातार दिखाई दे रही है। जी प्रवेश, जिस तरह से सरकार हर बार किसानों से बातचीत का प्रयास करती है, उनके साथ लगातार बैठकें करती है, बावजूद इसके बात नहीं बन रही है, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? देखिए, राजनीति तो अब शुरू हो चुकी है। किसानों का जो मुद्दा है वो राजनीतिकरण का रूप ले रहा है, क्योंकि लगातार कई पार्टियां जो है किसानों के समर्थन में खुलकर आ चुकी है, जिसमें विशेष रूप से मैं बता दूं आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा कांग्रेस है, और कई ऐसे दल हैं जो अब कांग्रेस के साथ किसानों के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो किसानों की जो मांग है उसको लेकर सरकार चाहती है कोई बीच का रास्ता निकले। लगातार सरकार का कहना है कि कोई भी लड़ाई होती है या कोई भी मांग होती है तो टेबल पर बैठकर प्रस्ताव रखा जाता है, ताकि उस पर दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए और उसके बाद बीच का हल निकालकर जो है
उस विवाद को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनको कोई प्रस्ताव नहीं चाहिए, उनको कोई विचार नहीं चाहिए, सीधा एमएसपी लागू करना है और एमएसपी को लेकर वो लगातार डटे हुए हैं। और यही वजह है कि किसानों ने आज जब उनके एक साथी की मौत हो गई तो उसके जो शहीद का दर्जा, उसके अलावा जो काला दिवस मनाने की बात कही है, उसके पीछे सीधा सीधा एक रणनीति है, जिसके तहत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। जी प्रवेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। प्रवेश, दिल्ली में आज किसान ब्लैक डे मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में आज ब्लैक डे मनाएगा। स्वागत है आप सभी का और रुक कर लेते हैं खबरों का। आपको बता दें कि अन्नदाता आज दिल्ली में ब्लैक डे मना रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में दिल्ली समेत पूरे देश में आज ब्लैक डे मनाएगा। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो चंडीगढ़ के क्या हालात है? देखिए, चंडीगढ़ की अगर हालात की बात करें, चंडीगढ़ के आसपास के एरिया को खासकर, क्योंकि आज जो है हरियाणा का अभी बजट सत्र चल रहा है और आज बजट पेश होने वाला है। और जो किसानों ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरेंगे, हरियाणा सरकार को घेरेंगे। तो पूरे चंडीगढ़ को चारों तरफ से सीमाएं जो सील की हुई है, किसी तरह की वहां पे कोई ट्रैक्टर गतिविधि हो या कोई लोग किसान हो, उनको अंदर आने की मना कर दिया गया कि अंदर नहीं आएंगे, किसी का आंदोलन नहीं करेंगे। 2 दिन पहले भी इस तरह का हंगामा हुआ था, मुख्यमंत्री निवास हरियाणा को घेरा गया था, जिसको देखते कुछ गिरफ्तारियां की गई थी। साथ एक बात कर लेकर मोहाली जीरकपुर के एक नगर काउंसिल अध्यक्ष के ऊपर पर्चा भी हुआ था क्योंकि उसने घेराव किया था मुख्यमंत्री का। तो कहीं ना कहीं सरकार सख्त है और जो किसान है वो किसानों ने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घेराव किया जाए। और आज जो है ब्लैक डे जो मनाने की आह्वान किया गया है किसान की तरफ से। साथ साथ हरियाणा के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री, उनका जो पुतला दहन की भी आज जो है अलग अलग जगहों पर किसानों द्वारा किया जाएगा। जी, पंजाब सरकार का इस पर क्या कहना है? जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है, आज किसान ब्लैक डे मना रहे हैं, तो सरकार की तरफ से क्या कहना? देखिए, पंजाब सरकार ने कल भी आदेश हरियाणा सरकार के आह्वान पर, एक रिक्वेस्ट पर हरियाणा सरकार ने कहा था कि जिस तरह की ट्रॉली मार्च निकाल रहे किसान, इन पर थोड़ा सा पाबंदी लगाए, हाईवे पर ना आए। तो कहीं ना कहीं डीजीपी ने आदेश दिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली या पोकलाइन मशीनें कहीं सड़कों पे नहीं जाएंगी और जो देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट कहा है, आंदोलन करे, आंदोलन आपका राइट है, मगर किसी तरह की कोई गलत गतिविधि, किसी तरह कोई गतिविरोध जो आम जनता को या किसी तरह आम जनहानि हो, उसको नहीं कर सकते। इसके लिए पंजाब सरकार सख्त है और स्पष्ट कह दिया, शांति के साथ आंदोलन करेंगे, होने दिया जाएगा, अगर नहीं करते तो उनके वर्ग जो कानूनी कार्रवाई बनती की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में मनाएगा ब्लैक डे। दिल्ली में अन्नदाता आज ब्लैक डे मनाएंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। एक्शन मोड में सीएम आदित्यनाथ भ्रष्ट और लापरवाह आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री। भ्रष्ट और लापरवाह, नकारा काहिल नौकरशाह पर सख्ती बरती गई है। जिन लोगों ने 31 मार्च 2023 तक नहीं दिया है संपत्ति का विवरण, उन पर चलेगा योगी सरकार का हंटर, नहीं होगी पदोन्नति। मुख्य सचिव ने डीएस मिश्रा ने आदेश दिए हैं। अब 50% से अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने नहीं दिया है विवरण। संपदा पोर्टल पर अधिकारियों और पोर्टल पर ही देना होगा विवरण। 31 मार्च 2024 के बाद होगी अहम बैठक। संपदा पोर्टल अधिकारियों को इसी पोर्टल पर विवरण देना होगा।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक केवट सिंह। केवट जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी सरकार का ये फैसला आया है कि अधिकारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा और अभी तक जिन अधिकारियों ने नहीं दिया है उन पर सख्ती बरती जाएगी, क्या कुछ मामला है? देखिए सोनम, ये 2023 से कार्रवाई चल रही है, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही और काहिलता के कारण ये पोर्टल पे भी लोगों ने अपना संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। ये लगातार कई बार रिमाइंडर चीफ सेक्रेटरी को से अपर मुख्य सचिव नियुक्ति की ओर से स्मरण दिलाया गया कि लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है संपदा पोर्टल पे दे दें, लेकिन जितने भ्रष्ट अधिकारी और काहिल और कर्मचारी नकारा है, इन्होंने कोई भी विवरण अपनी संपत्ति का पोर्टल पे नहीं जारी किया था, जिसकी वजह से मजबूर होकर मुख्यमंत्री को उसमें पहल करनी हुई। मुख्यमंत्री के आदेश पे मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को आदेश दिया कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए और इसमें एक शासनादेश जारी। जो शासनादेश कल जारी हो गया, उसमें साफ साफ कहा गया कि जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा, चाहे वो IPS हो, IAS हो, IFS हो, IRS हो, चाहे राज्य कर्मचारी हो, वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा 31 दिसंबर 2023 तक जमा कर दें। लेकिन अब ये इसमें थोड़ा सा छूट दी गई। जो लोगों ने 31 मार्च तक अपना ब्यौरा नहीं देंगे, मार्च के बाद होने वाली बैठकों उनकी जो पदोन्नति समिति होती है, जो उस पे उनके नामों पे विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया विभागाध्यक्ष को कि ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों की सूची तैयार कर मुख्य सचिव या नियुक्ति विभाग को भेजें जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पदोन्नति से बेदखल कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। संपदा पोर्टल पर अधिकारियों को देना होगा विवरण। स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सीएम केजरीवाल को ईडी का 7वां समन जारी किया गया है। ईडी ने 26 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। 19 फरवरी को ईडी के समन पर नहीं हुए थे पेश। शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी का 7वां समन जारी किया गया। ईडी ने 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है सीएम केजरीवाल को। 19 फरवरी को ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे सीएम केजरीवाल। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। दिल्ली सरकार में हुए शराब घोटाले मामले में ईडी जांच कर रही है और इसी संबंध में सीएम केजरीवाल को 7वां समन जारी किया गया है। 26 फरवरी को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। बीते 19 फरवरी को ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे सीएम केजरीवाल। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम केजरीवाल को 7वां समन जारी किया गया है ईडी का। ईडी ने 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। बीते 19 फरवरी को ईडी ने समन जारी किया था, पर पेश नहीं हुए थे अरविंद केजरीवाल। अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर पीएम मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। BHU स्वतंत्रता भवन में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं से भी मुलाकात करेंगे। विजेताओं को पुरस्कार वितरण करेंगे पीएम मोदी। संस्कृत के विद्यार्थियों से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संत शिरोमणि रविदास के जन्मस्थली पर भी जाएंगे पीएम मोदी। संत रविदास की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1:30 पर
खरखियाओं गांव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमूल प्लांट का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। इसके बाद खरखियाओं में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहीं कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। 14,316 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देश की बात में। और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा यूपी दौरे पर आज हैं। सुबह 10 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा 11:30 पर नैमिसारण सीतापुर में संतों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1 बजे बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। 4:25 पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। 5 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। हरदोई, सीतापुर, मिश्रिक, लखीमपुर, धरोहरा सीटों पर मंथन किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवेश जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज सीएम भजनलाल शर्मा का यूपी दौरा है और लोकसभा के लिए बैठकें होनी है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के सीएम जो है भजनलाल शर्मा आज यूपी के 1 दिवसीय दौरे पर है। वो सीधा 10 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से सीतापुर पहुंचेंगे। वहां पे नैमिषारण एक तीर्थ स्थल है, वहां पर दर्शन करेंगे और उसके अलावा वहां पर मौजूद जो संत है संतों का आशीर्वाद लेंगे और संतों के साथ सीधे तौर पर मैं कहूँ तो वो चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे और उनसे जो है लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति है या बात करें कि संतों की क्या राय रहेगी, संतों का क्या आशीर्वाद उनको मिलेगा, वो लेकर उसको चर्चा करेंगे। और उसके बाद कई ऐसे प्रोग्राम है जिसको लेकर वो लगातार पूरे दिन आज वो अपने शेड्यूल में बिजी रहेंगे। 2:30 बजे के आसपास वो एक बैठक करेंगे जिसमें वो लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते नजर आएंगे। लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर जो है कहीं ना कहीं नजर साधते नजर आएंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद विधानसभा का एक छोटा सा एक बैठक का दौर उनका जारी रहेगा। इसके अलावा शाम 4:30 बजे के आसपास जो है प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए नजर भी आएंगे। जी, लोकसभा चुनाव के लिए सीएम भजनलाल शर्मा स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर मैं कहूं कि लोकसभा चुनाव करीब है और उसकी वजह से लगातार जो है कुछ स्टार प्रचारक की लिस्ट पहले ही बीजेपी में तैयार है। उसकी वजह से जो है ये एक छोटा सा दौरा है या ये कहीं एक बैठक है। बैठक में विशेष रूप से जो है लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। वहां की जो सीटें हैं विशेष रूप से कुछ 5 या 6 सीटों की बात करें जो यूपी में आसपास की है, जो सीतापुर के आसपास की है, उनको लेकर विशेष रूप से भजनलाल शर्मा जो है वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, चर्चा करेंगे और उनके साथ कई स्थानीय नेता भी मौजूद होंगे। जी, प्रवेश, ये मान लिया जाए कि 5 जो ये सीटें दी गई हैं सीतापुर, आज सीएम भजनलाल शर्मा जाएंगे और जिन 5 सीटों पर वो मंथन करने वाले हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है लोकसभा के लिए? देखिए विशेष रूप से ऐसी कोई बात करें ऐलान की तो ऐलान तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के बड़े मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं और इसके अलावा मैं बता दूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में भी वो अपने आप को मानते हैं और बीजेपी के लिए वो विशेष रूप से एक रणनीति के तहत वो जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा जो प्लान होता है वो विशेष रूप से मैं बता दूं शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पहले से ये प्लान उनका तय किया गया होगा और इसी संदर्भ में वो आज जाकर जो चर्चा करेंगे और लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष रूप से ये रणनीति के तहत बनाया हुआ कार्यक्रम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रवेश। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज यूपी दौरे पर रहेंगे।
4:25 पर प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 5 लोकसभा सीटों पर मंथन भी करेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। अनिल, आज राजस्थान सीएम का यूपी दौरा है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मामला है? जी देखिएगा, जो भारत में लोकसभा चुनाव जारी है, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, भजनलाल शर्मा यूपी में लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ से नैमिष जो मंदिर है वहां पहुंचकर 5 लोकसभा सीटों पर भी मंथन होगा। साथ ही साथ जो एक विधानसभा जो कमेटी है उसमें भी बैठक रहेगी। और साथ में ही है कि मोदी जो नरेंद्र मोदी खुद यूपी में है, तो कहीं ना कहीं यही है कि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर जो भाजपा का जो लक्ष्य है कि 400 प्लस सीटें लेना है, तो उसी के लिए मंथन का दौर जारी है। ठीक, तो ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से शंखनाद करेंगे, तो वही लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के सीएम जो हैं वो सीतापुर से करेंगे। जी तो मैं बताना चाहूंगा, मैं जो मोदी जी आज जो वाराणसी उनका लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र से वो शंखनाद करेंगे। इसी के साथ जो पड़ोसी जो राज्य हैं उनके सारे सीएम जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी यूपी बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं यही है कि जो भारत में लोकसभा सीट है, लोकसभा में जो 400 प्लस सीटें हैं, वो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को कैसे न कैसे हासिल किया जाए। जी सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 11:30 पर नैमिषारण्य पहुंचेंगे सीएम भजन। के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे मुंबई की, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से मनोहर जोशी का निधन हुआ है। मनोहर जोशी ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। आज दोपहर मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन। दिल का दौरा पड़ने से पूर्व सीएम का निधन हुआ है। मनोहर जोशी ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आज दोपहर मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अहम खबर मुंबई से बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन हुआ है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में एक जर्जर मकान गिरा है। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, एक घायल है। 7 फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। कोटला मुबारकपुर इलेक्ट्रिक मार्केट की बताई जा रही है घटना। कोटला मुबारकपुर इलेक्ट्रिक मार्केट में एक जर्जर मकान गिरा है। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। सात फायर टेंडर घटनास्थल पर पहुंचे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। कोटला मुबारकपुर इलेक्ट्रिक मार्केट में एक जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना एसएचओ लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। अड्डा बार में हुई युवक की हत्या के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में हुई थी युवक की हत्या। क्लब में स्पेशल स्टाफ कर्मियों के साथ मारपीट के बाद युवक की हत्या की गई थी। इसी मामले में एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्लब स्पेशल स्टाफ कर्मियों के साथ युवक की मारपीट हुई थी, जिसके बाद युवक की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में मंगोलपुरी थाना एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्लब में स्पेशल स्टाफ कर्मियों के साथ
मारपीट के बाद युवक की हत्या की गई थी। अड्डाबार में युवक की हत्या की गई थी, जिसके बाद मंगोलपुरी थाना के एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया है। क्लब में स्पेशल स्टाफ कर्मियों के साथ मारपीट के बाद युवक की हत्या की गई थी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब बेशुमार रंगों का एक गुलसितम, कहीं कुदरत की कारीगरी, कहीं कारीगरों के हुनर का जादू, कहीं विरासतों और रियासतों के जागते किस्से, कहीं मौत को शिकस्त देने वाले जांबाजों की कहानियां। कदम कदम पर कल्चर की रंगीनियां, गली गली में स्वाद की अटखेलियां, दूर तक बाहें फैलाए आसमां, आसमां की बाहों में बेफिक्र सी ये वादियां, और यहीं कहीं पास से गुजरती पानी पर खामोशियां। सिमटे हुए हैं रंग सारे यहां, खूबसूरत संस्कृति वाली ये धरती मना रही है रंगला पंजाब फेस्टिवल। पंजाब की सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर में 23 से 29 फरवरी तक, जिसमें होंगे एक से बढ़कर एक कलाकार। 23 फरवरी सुखविंदर सिंह, 24 फरवरी हरजीत हरमन, 25 फरवरी लखविंदर वडाली, 26 फरवरी वारिस ब्रदर्स, 27 फरवरी कुलविंदर बिल्ला, 28 फरवरी कन्वर ग्रेवाल और 29 फरवरी को सिकंदर सलीम। रंगला है पंजाब अपना, एक बार तो आके देखो जरा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में विश्व का सबसे छोटा किसान किसानी कर रहा है। छोटा किसान, विश्व का सबसे छोटा किसान, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। छोटे किसान का खेती करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। विश्व का सबसे छोटा किसान दिल्ली में। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विश्व का सबसे छोटा किसान दिल्ली में खेती कर रहा है। छोटा किसान इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छोटे किसान के खेतों में जुताई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि छोटा किसान खेतों में जुताई कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर एक बच्चा खेत में जुताई कर रहा है। दिल्ली से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक छोटा बच्चा खेतों में जुताई कर रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विश्व का सबसे छोटा किसान कहा गया है बच्चे को।
राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 396 आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने जारी किए हैं आदेश। 44 पीआरओ और एपीआरओ के भी तबादले किए गए हैं। साथ ही 24 आईपीडी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 55 रजिस्ट्रार अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है। राजस्थान में चलाई गई है तबादले की रेल। 24 पीआरओ एपीआरओ के साथ 24 आईपीडी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। खबर नागौर से है, जहां पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने पदभार ग्रहण किया है। साथ ही अधिकारियों और कर्मियों के साथ संबंधित शाखाओं के कामों की जानकारी भी ली है। इसके अलावा उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से फीडबैक भी लिया है। इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निवारण करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नागौर जिले को प्रगति की राह पर लाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो प्राथमिकता है, जो निर्देश हैं, उसकी हम पूरी पालना करेंगे यहाँ पे। और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वर्क कल्चर डेवलप करने के लिए टाइम पे सभी लोग आए हैं, पूरा काम समय पर निस्तारित करें, इसके बारे में जो निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव महोदय द्वारा और सरकार द्वारा, उसकी कंप्लायंस हम करवाएंगे। रेगुलर इंस्पेक्शंस, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों या दूसरे स्कूल्स हों या और भी जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, उनका सभी का करेंगे। और सभी को मैं जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यही बताना चाहूँगा कि हम लोग सभी मिलकर के इस ज़िले में अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और आम जन को के काम जो है वो किस प्रकार समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। 100 दिन की जो राज्य सरकार की जो 100 दिवसीय योजना है, जो प्लान है, उसको भी पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसमें मेहनत करेंगे, काम करेंगे और उसका समय समय पर उसकी समीक्षा करेंगे। फिरोजाबाद दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अखिलेश यादव। फिरोजाबाद दौरे पर हैं अखिलेश यादव। आज सुबह 11:45 पर नगला बरी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत करेंगे अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी मंथन कर सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ। अखिलेश यादव का फिरोजाबाद में कई कार्यक्रम। 11:45 पर नगला बरी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। फिरोजाबाद से अहम खबर आपको बता रहे हैं। फिरोजाबाद के दौरे पर हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत कर सकते हैं अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी बातचीत कर सकते हैं अखिलेश यादव। सुबह 11:45 पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि 25 फरवरी को आगरा में यात्रा होगी और अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस की यूपी में चल रही भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 को अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा आएगी न्याय यात्रा।